वीएन त्रिवेदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वापसी जो कहानी है उसके बारे में बताऊंगा। उषा प्रेमप्रता द्वारा लिखित ये कहानी ऐसी है कि शुरुआत भी वापसी से होता है और अंत भी वापसी से ही होता है। इसमें उषा प्रेमप्रता के बारे में बताएं तो 90 दशक की सशक्त रचनाकार हैं। इनके कथा साहित्य में छठे और सातवें दशक के शहरी परिवारों का संवेदनापूर्ण चित्रण मिलता है। इन्होंने शहरी जीवन की बढ़ती उदासी, अकेलेपन आदि का अंकन संवेदनापूर्वक किया है। कहानी संग्रह इनकी है जिंदगी और गुलाब के फूल, जिसमें परम्बुलेटर, मोहबंद, जाले, छुट्टी का दिन, कच्चे धागे, कुर्ती, कटीली छां, दो अंधेरे, चांद चलता है आदि कहानियाँ सम्मिलित हैं। इसके अलावा भी कई कहानी संग्रह है जिसका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ। जो मुझे पढ़ना है मैं उसे ध्यान दे रहा हूँ। ये वापसी कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है, जिसकी समीक्षा है कि स्टेशन मास्टर की नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद गजाधर बाबू बड़े उत्साह से अपने परिवार के साथ रहने की इच्छा लेकर घर लौटते हैं। शुरुआत यहीं से होती है। रेलवे क्वार्टर में रह कर नौकरी करते हुए गजाधर बाबू को 35 सालों तक परिवार से दूर रहना पड़ा था। ये जो है महत्वपूर्ण हो सकता है। कितने सालों तक? तो 35 सालों तक परिवार से दूर रहना पड़ा था, ताकि उनका परिवार शहर में सुख सुविधाओं के बीच रह सके। शहर में रहने से उन्हें किसी प्रकार की कमी का बोध न होने पाए। नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने सोचा कि अब जिंदगी के बचे हुए अपने परिजनों के साथ, जिंदगी के जो दिन बचे हैं वो अपने परिजनों के साथ प्यार और आराम से बिताएंगे। एक सुंदर और सुखद घर का सपना संजोए वे घर लौटे तो उन्होंने पाया कि परिवार के लोग अपने ढंग से जी रहे हैं। बेटा घर का मालिक बना हुआ है और बेटी और बहू घर का कोई काम नहीं करती, और यदि उन्हें रसोई बनाने को कहा जाए तो वे जानबूझकर आवश्यकता से अधिक राशन खर्च कर देती हैं। इसलिए उनकी पत्नी ने स्वयं रसोई की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। घर के अन्य कामों के लिए नौकर रखा गया है जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। जिस परिवार के लिए सालों छोटे मोटे स्टेशन के क्वार्टर में अकेले रहकर उन्होंने अपना जीवन गुजार दिया, उसी परिवार के किसी सदस्य के मन में उनके प्रति कोई लगाव नहीं है। बच्चों के लिए वे केवल पैसा कमाने के साधन मात्र हैं। गजाधर बाबू की उपस्थिति व किसी कार्य में उनका हस्तक्षेप बेटे बहू को स्वीकार नहीं हो पाती। उनके होने से उन्हें अपने मन से जीने की स्वतंत्रता नहीं मिल पाती। उनकी अपनी बेटी भी एक छोटी सी डांट पर मुंह फुला देती है तथा उसने कट कर रहने लगती है। उनकी पत्नी उन्हें समझने की बजाय उल्टे उन्हीं को बच्चों के फैसलों के बीच में न पड़ने की सलाह देती है। परिवार में गजाधर बाबू की वापसी आधुनिक परिवार में टूटते पारिवारिक संबंधों के साथ परिवार के बूढ़े व्यक्ति की लाचारी की झांकी प्रस्तुत करती है। गजाधर बाबू अपने साथ बच्चों के साथ उनके मनोविनोद में वह शरीक होना चाहते हैं, लेकिन बच्चे उन्हें देखते ही गंभीर हो जाते हैं। घर के सभी सदस्य गजाधर बाबू के फैसले का निरादर कर देते हैं। कुछ समय बाद घर में उनकी उपस्थिति बच्चों को अखरने लगती है। घरेलू मामले में उनके किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को उनकी पत्नी तथा बच्चे स्वीकार नहीं करते, उल्टे उनके फैसले का विरोध करने लगते हैं। उनके कारण
घर में दोस्तों के बीच चलने वाली चाय पार्टी में अवरोध न हो, इसलिए बैठक से उनकी चारपाई हटाकर माँ के कमरे में लगा दी जाती है। उनके लिए सबसे दुखद बात यह होती है कि जिस पत्नी का स्नेह और सौहार्द नौकरी के समय निरंतर उनके स्मरण में रहा करता था, अब वही पत्नी घर की रसोई संभालने में ही संतोष का अनुभव करती है तथा पति से अधिक बच्चों के बीच रहने में अपने जीवन की सार्थकता समझती है। कुल मिलाकर गजाधर बाबू अपने परिजनों के बीच पराया हो जाना बर्दाश्त नहीं कर पाते। अपनी पत्नी और बच्चों से निराश होकर पुनः चीनी मिल की नई नौकरी खोजकर घर से चले जाने का फैसला ले लेते हैं। इसका निष्कर्ष इस तरह है कि वापसी का आधुनिक कहानी युग की वास्तविक यथार्थ को प्रस्तुत करती है। वापसी जो कहानी है यह आधुनिक युग के वास्तविक यथार्थ को प्रस्तुत करती है। कहानी यह दर्शाती है कि आधुनिक पीढ़ी के लिए परिवार में पुराने मूल्यों की तरह पिता का भी कोई स्थान नहीं रह गया है। वह पत्नी व बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र बन गया है। पत्नी भी जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारी है तथा समाज में प्रतिष्ठा पाती है, उसके सामने वह 2 वक्त भोजन की थाली रख देने से ही अपने सारे कर्तव्यों से छुट्टी पा जाती है। गजाधर बाबू की परेशानी यह है कि वह जीवन यात्रा के अतीत के पन्नों को पुनः वैसे ही जीना चाहते हैं, किंतु अब ये संभव नहीं है क्योंकि अब उनके लिए घर और परिवार में कोई जगह नहीं। इस प्रकार यह कहानी वर्तमान युग में बिखरते मध्यवर्गीय परिवार की त्रासदी तथा मूल्यों के विघटन की समस्या पर प्रकाश डालती। उषा प्रियंवदा का सृजन उनके परिवेश, निजी व्यक्तित्व और गहन संवेदन का प्रतिफल है। उषा जी व्यक्ति स्वातंत्र की बचतर हैं। स्वयं स्वतंत्र स्त्री और पुरुष दोनों के संदर्भ में इनका उदाहरण वे स्वयं उनकी कृतियाँ हैं। वे कभी बंध कर चलना पसंद नहीं करती, न ही जीवन में और न ही सृजन में। शैशव में ही पिता के वात्सल्यपूर्ण संरक्षण से वंचित उषा जी ने अपनी वैधव्य अभिशप्त माँ की उपेक्षा, अवहेलना, अपमान, तिरस्कार एवं पीड़ा को देखा था और किसी हद तक वे इसकी भुक्तभोगी भी थी। इसकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष छाया उनकी प्रारंभिक कहानियों में देखी जा सकती है। जिंदगी और गुलाब के फूल की कहानियों के विषय में श्री देवी शंकर अवस्थी का अभिमत है कि जिंदगी और गुलाब के फूल की कहानियाँ कहीं भी नए तरीके के पाठक की मांग नहीं करती। सामान्य अनुभवों को इस तरह नया संदर्भ देती हैं कि पाठक को कहीं भी संस्कारगत धक्का नहीं लगता। लेखिका ने स्पष्ट किया है कि देशी हो या विदेशी, नई पीढ़ी संस्कारहीन, आत्म केंद्रित और स्वार्थी है। उपयोगितावाद और उपभोक्तावाद की लहर उन पर हावी है। गजाधर बाबू जिस सम्मान के हकदार थे, सेवानिवृत्त गजाधर बाबू नहीं रहे। जिस परिवार के लिए जीवन भर खटते रहे, उसकी आँखों में अब खटकने लगे थे। घर भर का खटराग समेटने के कारण उनकी पत्नी की उपयोगिता पूर्वक बनी रही थी। इसलिए गजाधर बाबू पुनः बाहर जाकर सेठ की चीनी मिल में नौकरी करने का निर्णय करने पर वह उनके साथ नहीं जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक युग की एक ऐसी कहानी जो अपनी पत्नी को भी साथ नहीं ले जा पाता पति, क्योंकि वो भी उस आधुनिकता में जीने की कोशिश कर रही है जिसमें बच्चे जीते हैं, लेकिन पति वही पुराने ख्यालात में जीने की सोच रहा है। ऐसे कहानी समाप्त होती है। ये कैसा लगा इसे आप लोग ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।